हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम EHI 06 का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए, EHI 06 में हम पढ़ते हैं चीन और जापान का इतिहास। टाइम पीरियड है 1840 से 1949 के बीच का पीरियड है। इनके बीच में चीन और जापान में क्या क्या हुआ था उनके बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए, ये EHI 06 थोड़ा सा लेंदी है क्योंकि हमारे भारत की संस्कृति नहीं है। चीन और जापान का थोड़ा सा सावधानी पूर्वक इसको पढ़ना पड़ता है क्योंकि बहुत सारा ऐसा टर्म है जो आपसे स्किप हो सकता है। चीन जापान में घुस सकता है, जापान चीन में घुस सकता है, तो थोड़ा सा आप सावधानी पूर्वक इसे पढ़ने का कोशिश करते हैं। तो आइए इन पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आइए क्वेश्चनों को देखते हैं। उससे पहले आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जो भी न्यू स्टूडेंट इस चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे। पूरा वीडियो देखने के बाद कॉमेंट जरूर करें कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। आइए देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन है, एक सामाजिक शक्ति के रूप में चीनी पूंजीपति वर्ग के उद्भव की चर्चा कीजिए। देखिए, यहाँ पूंजीपति वर्ग आप उसको भी कह सकते हैं जो कि आप कहीं कहीं टर्म देखते होंगे, बुर्जुआ वर्ग। बुर्जुआ वर्ग वो वर्ग था जो ज़्यादा समृद्ध था, यानी ज़्यादा शक्तिशाली था। जो उद्योगपति लोग थे जिनके पास पैसा ज़्यादा था, वो लोग बुर्जुआ वर्ग कहलाते थे। तो उन वर्गों को सामाजिक शक्ति के रूप में किस तरह से आप उद्भव उसको मान सकते हैं कि वह किस तरह से आंदोलनों में उनकी सहायता रही या क्या रही, उन पे विश्लेषण करना है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 12 नंबर का पूछ लिया जाता है, काफ़ी बार आया हुआ है और ये इसको कम से कम 250 से 300 शब्दों में इसको लिखना पड़ेगा। आइए इसका उत्तर देखते हैं। देखिए, बुर्जुआ वर्ग को हम एक ऐसे वर्ग के रूप में लेते हैं जिसमें उद्यमी, आधुनिक ढंग के व्यापारी, पूंजी लगाने वाले और उद्योगपति आते हैं। इसमें आम मध्यम वर्ग को शामिल नहीं किया गया है, जिसमें व्यावसायिक लोग, बुद्धिजीवी और जमींदारी आते हैं। आइए आगे देखते हैं। देखिए, सन 1911 की क्रांति में बुर्जुआ वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका रही, लेकिन यह हमेशा दोहरी रही। उन्होंने आवश्यक रूप से क्रांतिकारियों की विचारधारा के समर्थक न होते हुए भी उनका आर्थिक दृष्टि से साथ दिया था 1911 के क्रांति में, क्योंकि उसको थोड़ा सा लाभ होना चाहिए। बुर्जुआ वर्ग वही वर्ग है जो अपने लाभ के लिए हर चीज करता है। सन 1911 की क्रांति ने बुर्जुआ वर्ग को चीन के आर्थिक और सामाजिक जीवन में बड़ी शक्ति के रूप में स्थापित कर दिया। देखिए, 1911 की क्रांति ने मार्जिनों की स्थिति की कमजोर कर दिया था। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध छिड़ना चीनी बुर्जुआ वर्ग के विकास में एक निर्णायक मोड़ बन गया। यह नया वर्ग अब हरकत में आ गया क्योंकि विदेशी होड़ हट जाने से उसके लिए चीन में और विदेश में भी नए बाजार खुल गए थे। व्यापार के फैलाने और विविध होने से व्यापार के नए मार्ग खुले। 1927 इस वर्ग के लिए एक और मोड़ था जब चीन के उत्तर में नौकरशाही सैनिक नियंत्रण के कारण एक मुक्त पूंजीवादी व्यवस्था का विकास अवरुद्ध हो गया। आइए आगे देखते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। देखिए, सन 1911 में चीनी राजतंत्र का पतन करने वाला वुचुंग विद्रोह था, तो एक सैनिक प्रयास था, लेकिन उसे सौदागरों का समर्थन प्राप्त था। चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने लुटेरों और आर्जनों से सुरक्षा के बदले में विद्रोहियों को भारी ऋण दिया। सौदागरों ने समाज विरोधियों की तलाश करने के लिए एक सैनिक का भी गठन किया। एक बहुत मजबूत बुर्जुआ वर्ग को जन्म देने वाले शहर शंघाई में इस वर्ग और क्रांतिकारियों के बीच सहयोग ने क्रांति में के सफल होने में एक निर्णायक भूमिका निभाई। व्यापारी वर्ग ने दुर्ग मांग, एक वी है, ये एक क्रांतिकारी गठबंधन था, ठीक है।
क्रांतिकारी गठबंधन के साथ संपर्क स्थापित किया, जो बाद में कोमितांग बन गया। सैनिकों और व्यापारियों के बीच सहयोग का संघाई का अनुभव अपवाद है। बुर्जुआ वर्ग की इस अवधारणा या महत्वपूर्ण भूमिका को कथित वैचारिक अतिसंकल्प की घटना के रूप में स्पष्ट किया जा सकता है। इस नए वर्ग का उदय जनतंत्र, मुक्ति और राष्ट्रवाद के विचारों के साथ साथ हुआ। क्रांति के तुरंत बाद केंद्रीय सत्ता के अभाव और लोक अधिकारियों की स्थिति खराब हो जाने के कारण स्थिति यह बन गई कि शहरी कुलीनों को बार बार शहरों का दैनिक प्रशासन अपने हाथों में लेना पड़ा था। तो देख ली बुर्जुआ वर्ग का क्या महत्व था चीनी क्रांतिकारी में। तो आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आपके एग्जाम में कई बार पूछ लिया गया है। ये प्रश्न ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए क्वेश्चन है, चीन में मार्क्सवादी विचारधारा कैसे फैला? चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के निर्माण का प्रमाणिक चरण में क्या विचार थे? तो चीन में किस तरह से मार्क्सवादी विचारधारा फैला और चीन में जो है कम्युनिस्ट पार्टी का निर्माण में प्रारंभिक चरण क्या था? तो ये देखते हैं, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है और 12 नंबर का पूछ लिया जाता है। देखिए मेरे वीडियो बनाने का उद्देश्य एक ही है कि जिन लोगों का तैयारी है तो उनका रिवीजन हो जाए, जिन लोगों का तैयारी नहीं है कम से कम वो ये क्वेश्चन देख के उनके मन में थोड़ा सा जो भी इम्पोर्टेंट वर्ड है वो लिखते चले जाए, ताकि एग्जाम में ये प्रश्न आए तो आप इसे बना के भी लिख सकते हैं। कम टाइम में आपको एक अच्छा सॉल्यूशन दे रहे हैं और एक अच्छा वर्ड दे रहे हैं जो आपकी किताब से ही रिलेटेड है। ऐसा नहीं कि कहीं और से उठा के लेकर नहीं, किताब से ही कोई मतलब ये जो पूछा गया है किताब से ही एक इम्पोर्टेंट वर्ड लेके आए हुए, आपका रिवीजन होते चला जाए। देखिए चीन में मार्क्सवादी का उदय अचानक ही नहीं हुआ था। चीन के बुद्धिजीवियों के बीच राष्ट्रवाद, उदारवाद एवं लोकतंत्र के लिए लंबी बहसें हुई थी, लेकिन बौद्धिक, देखिए इसे आप पढ़ना चाहते हैं कि किस तरह से इनका लोकतंत्र में लंबी बहसें चली थी, तो आप किताब का इकाई 30 पढ़िएगा तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन बौद्धिक गतिविधियों तथा राजनीतिक कार्यशैली एवं मजदूरों के व्यापक हितों के स्वरूप को मार्क्सवादी के द्वारा निर्धारित किया जाना भी इस समय शुरू हो चुका था। एक गहन संघर्ष के बाद चीन के मार्क्सवादियों ने चीन में समाजवादी व्यवस्था की स्थापना के अपने लक्ष्य तथा मजदूर वर्ग के आंदोलनों के बीच एक अटूट संबंध स्थापित करने में सफलता प्राप्त की। देखिए थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। देखिए 1921 तक 90% चीन की जनता अशिक्षित थी और इस वजह से विचारों का प्रसार काफ़ी कम था। चीन के मजदूरों एवं कृषकों को इस तरह के विचारों का कोई विशेष बोध न हो सका। प्रारंभिक क्रांतिकारी उच्च वर्गों से आए थे। इससे पूर्व की इकाइयों में, ये आप छोड़ दीजिए पूर्व की इकाइयों में, कि चीन में राष्ट्रवादी तथा साम्राज्यवाद विरोधी विचारों के उद्भव में विभिन्न कारकों ने कैसे योगदान दिया। देखिए राष्ट्रवादी विचारधारा के तहत विद्वान धार्मिक, सामाजिक तथा राजनीतिक व्यवस्था की कड़ी आलोचना की गई और इस विद्यमान व्यवस्था को आधुनिक एवं स्वतंत्र चीन के विकास में एक अवरोध समझा गया। तो आइए आगे देखते हैं। देखिए इस पुरानी व्यवस्था की आलोचना पश्चिमी लोकतंत्रवादी समर्थकों के द्वारा की गई। इस तरह के बुद्धिजीवी पश्चिमी लोकतंत्र को आधुनिक एवं शक्तिशाली विज्ञान तथा संस्कृति से परिपूर्ण मानते थे। देखिए प्रारंभिक विचार किस तरह से हुआ था। जो कम्युनिस्ट पार्टी जो गठन हुआ था, अभी भी चीन में कम्युनिस्ट पार्टी ही है, उनका प्रारंभिक विचार क्या था। देखिए सीपीसी ने अपनी प्रेरणा को रूस की अक्टूबर क्रांति से प्राप्त किया था तथा यह स्वयं भी मार्क्सवादी लेनिनवादी विचारों पर आधारित थी और पार्टी की
क्रांतिकारी भूमिका में विश्वास करते थे। मेहनतकश जनता के आंदोलनों, विशेषकर मजदूर वर्ग या सर्वहारा की अग्रिम भूमिका को निर्णायक समझा गया। जैसे कि पहले भी कहा गया कि बुद्धिजीवी वर्ग के सभी वर्ग भागों पर अक्टूबर क्रांति का प्रभाव पड़ा था। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। देखिए, लेकिन चीन के मार्क्सवादियों ने इसकी सफलता की संभावनाओं को न केवल एक पिछड़े देश में समझा था, बल्कि वे यह भी मान रहे थे कि इसके द्वारा वे पश्चिमी साम्राज्यवाद को उखाड़ने की संभावनाओं को देख रहे थे। 1917 की क्रांति के बाद रूस ने जिस सामाजिक राजनीतिक ढांचे को अपनाया था, वे स्वयं भी अपने समाज के लिए उसी प्रारूप को अपनाना चाहते थे। वे अपने देश में जो कुछ निर्मित करना चाहते थे, यह उनका एक सुस्पष्ट प्रारूप था, अर्थात वे एक ऐसा समाज बनाना चाहते थे जो वर्ग विहीन हो। वर्ग विहीन मतलब कि सभी वर्ग को समान देखें, वर्ग शोषण से मुक्त होगा, और जिसके अंतर्गत निजी संपत्ति, जो कि वर्ग दमन का मूल कारण था, तुरंत नष्ट हो जाएगी और राजनीतिक तंत्र का दिशा निर्देशन मेहनतकश जनता के हितों के द्वारा होगा, अर्थात समाजवाद का संगठन होगा चीन में। तो देखिए, 2 क्वेश्चन बताए। कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य एक ही है कि आप लोग का रिवीजन होता चला जाए। जो ये क्वेश्चन नहीं देखा है तो कम से कम उसको एक बार देखने के लिए मौका मिल जाए और इम्पोर्टेंट पॉइंट आप नोट डाउन करते चले जाए, ताकि एग्जाम में जब आपका पूछा जाएगा ये क्वेश्चन तो आप इसे अच्छे से लिख पाएंगे। चलिए, कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दें। चलिए, थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।